चांद पर बसाई भूत और चुड़ैलों ने दुनिया। वाओ, ये तारे कितने टिमटिमा रहे हैं और ये चांद तो उनसे भी ज्यादा सुंदर है। क्या हम चांद पर भी जा सकते हैं? माँ से पूछता हूँ। वो अपनी माँ के पास जाता ही है कि सुमन आकर कहती है, अरे मेरा बेटा, चांद तारों को देखकर क्या सोच रहा है? अरे माँ, मैं आपके ही पास आ रहा था। माँ, मुझे पूछना है, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? देखिए, यहाँ से चांद कितना खूबसूरत लगता है। हाँ बेटा, चांद खूबसूरत तो है, पर हम चांद को सिर्फ दूर से देख सकते हैं, वहाँ जा नहीं सकते। बहुत मुश्किल होता है वहाँ जाना। नहीं है मुश्किल माँ, मुझे चांद पर जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। अरे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं पापा के पास ही जा रहा हूँ। सनी भागता हुआ अपने पिता प्रवीण के पास जाता है। पापा पापा, माँ कहती है हम चांद पर नहीं जा सकते, पर मुझे चांद पर जाना है। प्लीज पापा, मुझे चांद पर लेकर चलो ना। देखो, नील आर्मस्ट्रांग भी चांद पर गए थे, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? बेटा, वहाँ बच्चे नहीं जाते हैं। पहले पढ़ाई कर लो, फिर तुम चांद पर जाने की सोचना। अभी बहुत रात हो गई है, जल्दी से सो जाओ वरना भूत और चुड़ैल आ जाएंगे। हाँ, जो बच्चे सोते नहीं हैं, भूत और चुड़ैल उन्हें बहुत डराते हैं। ठीक है माँ पापा, मैं सो रहा हूँ। ये कहते ही सनी अपने कमरे में सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी खिड़की से एक तेज नीली रोशनी आती है, जिसकी चमक उसके चेहरे पर पड़ती है। कर कहता है, अरे ये इतनी लाइट कहाँ से आ रही है, जरा देखता हूँ। ये कहकर सनी खिड़की की ओर जाता है, जहाँ वो एक खूबसूरत सा नजारा देखता है। आसपास बादल हैं और एक लंबी सी सीढ़ी चांद की ओर जा रही है। ये देखकर छोटा सा सनी हैरान होते हुए कहता है, अरे वाह, लगता है ये सीढ़ियाँ मुझे चांद पर ले जाएंगी। जाऊँ या नहीं? सनी सोचता है, तभी एक टिमटिमाता हुआ तारा उससे कहता है, अरे तुम तो चांद पर जाना चाहते हो ना, तो सोच क्या रहे हो? इस सीढ़ी पर पैर रखो और चांद पर जाकर मजे करो। सच? मैं चांद पर जा पाऊंगा? हाँ बिल्कुल। तभी सनी उन सीढ़ियों पर पैर रखता हुआ चांद की ओर बढ़ता है, जिसके बाद वो चांद पर पहुंचकर सुंदर नजारा देखता है, जहाँ बहुत सारे टिमटिमाते तारे, बड़े बड़े बादल थे। पर वहाँ कुछ अजीब सा था। वो हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। कोई किसी से बातें कर रहा था, तो कोई खा रहा था, तो कोई चाय बना रहा था, कोई नाच रहा था, और ये सब थे भूत और चुड़ैल। भूत और चुड़ैल को देखकर सनी हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ये क्या? यहाँ तो चांद पर बहुत सारे चुड़ैल और भूतों ने अपनी दुनिया बसा रखी है। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। सनी जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ता है, तो वहाँ कोई सीढ़ी नहीं होती। ओह नो, अब तो मैं वापस जा ही नहीं सकता। इससे बढ़िया यही घूम लेता हूँ। ऐसा कहते ही सनी आगे बढ़ जाता है और देखता है, एक चुड़ैल बाहर निकलकर बाल्टी का पानी लेकर किसी बाइक से जाते हुए भूत पर डाल देती है। तभी वो भूत बाइक रोक कर कहता है, अरे ओ चुड़ैल कहेगी, आंखें हैं या कंचे? दिखाई नहीं देता? मैं सामने से जा रहा हूँ और मुझ पर पानी डाल दिया। कर दिए ना मेरे ऑफिस के कपड़े खराब। हाँ तो क्या हो गया? सड़ेले अंडे जैसे छिलके की शक्ल वाले भूत, कपड़े खराब हुए हैं ना, पर तेरी शक्ल तो पहले से ही खराब है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे उल्टा जवाब दिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीरा चोरी। अच्छा बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सामने से तुम आए हो। मुझे ख्वाब तो नहीं आ रहे कि एक गंदा सा भूत मेरे घर के सामने से गुजरेगा और मेरा पोछे का पानी तुम पर आ जाएगा। व्हाट? तुमने मेरी ऑफिस के कपड़ों पर पोछे का पानी डाला है? अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। अच्छा, तुम कमजोर समझते हो? मैंने भी हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनी है। आ जाओ मैदान में। झूठी कहेगी, देख तेरे हाथ में चूड़ियाँ भी हैं। अरे तो मैं डायलॉग भी ना मारूं? फिर ये लोग जो हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग कैसे बनेगी? अरे हाँ, भूल गया था मैं। चलो अब कैरेक्टर में आओ और लड़ो मुझसे। तभी दोनों अपनी शक्तियों से हवा में उछलकर एक दूसरे पर आग के गोले फेंकते हैं। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही लड़ते हैं और जब बात नहीं बनती तो जमीन पर आकर एक दूसरे के बाल नोचने लगते हैं। गंदे से भूत कहेंगे, आज मैं तुझे मजा चखा कर ही रहूंगी। तो तू भी सुन ले गंदी सी चुड़ैल, तुझे मैं चुड़ैल से भूत बना दूंगा।
इतनी लड़ाई देखकर बेचारा बच्चा डर जाता है और कहता है, बाप ले बाप, इधर कितनी लड़ाई होती है और वो भी चांद पर। मैं तो यहाँ कभी नहीं आऊं। उन चुड़ैल भूत को वहां के लोग शांत करा देते हैं और सनी आगे चला जाता है, जहां एक चुड़ैल नर्स भूतिए बच्चे के सुई लगाती है। मम्मी पापा, मुझे इनसे बचाओ, मुझे नहीं सुई लगवानी। आपका भूतिया बच्चा तो बड़ा ही चिल्लाता है, इसे पकड़ कर रखिए, अभी सुई लगाती हूँ वरना बुखार कैसे उतरेगा। जी नर्स जी। तभी वो नर्स उस भूतिया बच्चे के सुई लगा देती है, जिसे देखकर सनी भाग जाता है। आगे वो देखता है कि एक सुंदर सी चुड़ैल और मेकअप करके कहती है, अरे वाह, आज तो पार्टी में सबसे ज्यादा मैं ही अच्छी लगी और मेकअप लगा लेती हूँ। आहा, मुझे और खूबसूरत दिखना है और मेकअप लगाती हूँ। ओहो, इस चुड़ैल आंटी ने मेकअप कर करके अपना मुंह और सड़ा लिया, और सबसे ज्यादा चुड़ैल इस चांद पर यही लग रही है। भूतनी सी शक्ल, 7वीं फेल चुड़ैल। ओके, तो मैं रेडी हूँ, अब मैं डिस्को जाऊंगी। मोना चुड़ैल का पीछा करते हुए सनी डिस्को पहुंच जाता है, जहां वो ठुमके लगाती है। अरे छोड़ छोड़ के अपने सालीम की गली, अनारकली डिस्को चली, चली रे चली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली। तभी नाचते नाचते ऋषभ मोना चुड़ैल के पैर पर पैर रख देता है, जिससे वो चीखती है, मेरा पैर, आंखें हैं या बटन दिखाई नहीं देता क्या? ऐसे पागलों की तरह कौन नाचता है? मेरा पैर तोड़ दिया तुमने। ओहो, गलती से हो गया, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ऐसे कैसे सॉरी? अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं अपाहिज हो जाती, मेरे पैर में फ्रैक्चर भी आ सकता था, और तुम कह रहे हो सॉरी? सस्ती एलिजाबेथ, अपने आप को ज्यादा महारानी मत समझो। मैंने सिर्फ गलती से तुम्हारे पैर पर पैर रख दिया था। नाचते नाचते 20 किलो का पत्थर नहीं रखा था जो तुम्हारा पैर टूट जाता। हाँ, टूट जाता। ओह प्लीज, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे डांस करने दो। अच्छा, ऐसी बात है। ये कहते ही मोना उसे धक्का मारकर चली जाती है। इस चुड़ैल की इतनी हिम्मत, इसने मुझे धक्का दिया, छोड़ूंगा नहीं, किसी दिन मिल गई। ओहो, ये भूत वाले अंकल तो बहुत डरावने हैं, भाग जाता हूँ मैं अभी यहाँ से। ये कहते ही सनी बाहर आकर भूतिया स्कूल में घुस जाता है, जहाँ छोटे छोटे भूत और चुड़ैल झूला झूल रहे थे। सनी को कोई देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो भी उन झूलों पर चढ़कर झूलने लगता है। अरे वाह, चांद पर चढ़कर झूले की सवारी कर रहा हूँ, मजा ही आ गया। यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं देख सकता। ये अरे वाह, ये घोड़े वाला झूला कितना अच्छा है। अभी उसका झूला इतना तेज हो जाता है कि वो गिर पड़ता है और रोकर कहता है, अरे राम रे, बड़ी तेज की लगी मेरे बम में। ये कितनी गंदी जगह है। मैंने तो सोचा था चांद बहुत अच्छी जगह होगी, पर ये तो सब भूत और चुड़ैल है। मुझे घर जाना है। सनी बेटा, सनी बेटा उठो, स्कूल जाना है। सनी बेटा, अरे सपने में चांद की सवारी कर रहे हो क्या? चलो वेकअप, सुबह हो गई। माँ की आवाज कानों में पड़ते ही सनी उठ जाता है और आंख मलते हुए कहता है, अरे माँ, आप यहाँ कैसे? और मैं? अरे माँ, चांद और बादल और चुड़ैल कहाँ गए? सनी बेटा, सपने से बाहर आओ। माँ, अब मुझे कभी भी चांद पर नहीं जाना, वो बहुत डरावनी जगह है, वहाँ पर सब लड़ते हैं। ये कहते ही सनी अपनी माँ से लिपट जाता है और तैयार होकर स्कूल चला जाता है। चुड़ैल की उड़ने वाली गाय। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। इतने घनघोर सन्नाटे में आसमान में एक भूतिया गाय के ऊपर बैठकर चुड़ैल उड़ती हुई गांव की तरफ आ रही होती है। चल मेरी गौरी, आज हम इस गांव के जानवरों को इन गांव वालों की गिरफ्त से दूर ले जाएंगे। तभी चुड़ैल की भूतिया गाय उड़ती हुई गांव की धरती पर उतरती है, जिसके बाद चुड़ैल गांव के सभी लोगों के घर के बाहर बंधे हुए जानवरों को खोलना शुरू करती है। धीरे धीरे चुड़ैल सभी जानवरों को आजाद कर देती है और उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है। उड़ उड़ उड़, हद हद उड़। अचानक से गांव के अंदर इतने सारे जानवरों की आवाज सुनते ही गांव के कुछ लोग नींद से जाग जाते हैं।
और अपने जानवरों को देखने के लिए अपने घर से बाहर आते हैं। अरे अरे, ये क्या, हमारी सभी गाय भैंस कहाँ गईं? अरे ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? तभी नरेंद्र अपने घर से बाहर निकलता है और मोहन को इस तरह घबराते हुए देखता है। ओहो, क्या हुआ मोहन भाई साहब, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? कहीं कोई परेशानी तो नहीं आन पड़ी? अरे भाई नरेंद्र, परेशानी है। मैंने अपनी सभी गाय भैंस को घर के बाहर खूंटे से बांधा था, लेकिन अब एक भी गाय भैंस दिखाई नहीं दे रही है। लगता है कानू हमारी गाय भैंस को चोरी करके ले गया है। हे राम, भला ऐसा कौन कर सकता है? इस गांव के अंदर तो हर किसी के पास खुद की गाय भैंस है। अरे मुझे अभी दोबारा से गाय भैंसों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। एक काम करो, मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर अपनी गाय भैंस को ढूंढते हैं। नरेंद्र मोहन के साथ आवाज के पीछे पीछे चलने लगता है। देखते ही देखते वो अपनी गाय भैंस के पास पहुंच जाता है। अरे नरेंद्र भाई साहब, जरा देखो, वो रही मेरी गाय भैंस, और तो और उनके बराबर में तुम्हारी भी गाय भैंस खड़ी है। देखा, मैंने कहा था ना, कोई हमारे गांव से हमारी गाय भैंस की चोरी कर रहा है। मोहन इतना कहता ही है कि उसके सामने एक भयानक चुड़ैल अपनी उड़ने वाली गाय के ऊपर बैठकर उसके सामने प्रकट होती है, जिसे देखते ही मोहन के हक्के बक्के छूट जाते हैं। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो भयानक चुड़ैल है। भला एक चुड़ैल गाय के ऊपर कैसे उड़ती हुई आ सकती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ? तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए कहती है, हा 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 हा, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सभी जानवरों को अपने साथ ले जाती है। ये सब देखकर वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। अगले दिन सुबह सभी आपस में बात करने लगते हैं। अरे मेरी लीला और मेरी शीतल, अरे दोनों गाय वो चुड़ैल ले गई। अरे पता नहीं उसने मेरी गाय के साथ क्या किया होगा। मुखिया साहब, वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है? भला उसे इस गांव के जानवरों से क्या मिलेगा? अरे इसमें मुखिया साहब क्या करेंगे? ये तो तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी थी जो तुम अपने जानवरों की सुरक्षा नहीं कर पाए। देखो, तुम सभी शांत हो जाओ, मैं कुछ न कुछ करके इस परेशानी का समाधान जरूर करूंगा। उस दिन के बाद से गांव में जब भी कोई जानवर आता तो चुड़ैल रात के समय अपनी भूतिया गाय के ऊपर आसमान में उड़ते हुए गांव में पहुंच जाती और उस जानवर को अपने साथ भी ले जाती। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक दिन मुखिया अपनी धर्मपत्नी कौशल्या से कहता है, अरे कौशल्या, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जल्दी से मेरा सिर दबा। ये गांव में जानवरों के गायब होने की दिक्कत ने मुझे हिला कर रख दिया है। अब मैं अपना बिजनेस शहर के लोगों से कैसे करूंगा? कौशल्या चुपचाप तेल लेकर आती है और मुखिया के सर पर लगाते हुए अपने मन ही मन सोचती है, अगर तुमने कुछ गलत न किया होता तो वो चुड़ैल अपनी भूतिया गाय के साथ उड़कर यहाँ नहीं आई होती। अरे कौशल्या, तुमने मुझसे कुछ कहा है क्या? भला मैं क्यों आपसे कुछ कहने लगी? अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढिए। मेरी मानो तो किसी तांत्रिक या अघोरी बाबा से मिल लो और वही इस परेशानी का समाधान कर सकते हैं। कौशल्या की बात सुनकर गांव का मुखिया जंगलों के अंदर एक अघोरी बाबा के पास जाता है और उसे अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताता है। दरअसल मुझसे मेरे भूतकाल में एक गलती हो गई। मैंने एक बेगुनाह जानवर और एक औरत की हत्या कर दी। ये उस समय की बात है जब कमला भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी, लेकिन उस बेचारी को कोई भीख नहीं देता। एक दिन वो जंगल में अपने लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। बहुत जोरों की भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव के सभी लोग जंगल के अंदर एक जगह पर कूड़ा कचरा का करते थे। उस कूड़े कचरे में कमला अपने लिए खाना ढूंढ रही थी और जो भी उसे मिल रहा था वो उसे खा रही थी। तभी उसे किसी गाय के दर्द में चिल्लाने की आवाज आती है। लगता है कोई जानवर यहाँ परेशानी में है, मुझे उसे ढूंढना होगा। कमला जानवरों से बहुत प्यार करती थी। उसे इंसानों पर इतना भरोसा नहीं था जितना उसे लगाव जानवरों से था। कमला को जंगल के अंदर एक अनोखी गाय दिखाई पड़ती है जिसके 2 पंख होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। आखिर ये गाय यहाँ जख्मी हालत में कैसे पड़ी है? कमला तुरंत जंगल के अंदर से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करके उनका लेप उस बेचारी गाय के जख्मों पर लगा देती है, जिसके बाद कुछ ही देर में वो गाय ठीक हो जाती है। अब तुम बिल्कुल तरोताजा तंदुरुस्त हो गई हो। अब तुम जहाँ जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। कमला उसे जाने के लिए कह देती है, लेकिन फिर भी वो पंख वाली गाय कहीं नहीं जाती और उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। लगता है तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। कमला कूड़ा कचरे में से कुछ खाना ढूंढती है और गाय को खाने के लिए देती है, लेकिन उस गाय की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
तभी उसके गिरे हुए आंसुओं से वहाँ खाना प्रकट हो जाता है। इतना स्वादिष्ट खाना, लगता है ये कोई मामूली गाय नहीं है, ये तो जादुई गाय है। कमला उसके ऊपर बैठ जाती है, जिसके बाद वो गाय अपने आप उड़ने लगती है। गाय की सवारी करके कमला को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद कमला के दिमाग में एक आइडिया आता है, मेरे पास उड़ने वाली गाय है तो क्यों न मैं इसकी मदद से लोगों को सवारी करवा के कुछ पैसे कमा लूं। ये सोचकर कमला पहले गाय से इसके बारे में पूछती है, जिसके बाद गाय खुशी खुशी अपने सींग हिला देती है। उस दिन के बाद से कमला अपनी उड़ने वाली गाय के ऊपर गांव के लोगों को सवारी करा के उनसे पैसे लेना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उसकी जिंदगी अच्छी खासी चलने लगती है और अब वो खुशी खुशी रहने लगती है। तुमने क्या किया उसके साथ? अरे मार दिया मैंने उन दोनों को, मार दिया। इस पूरे गांव में मेरे जितना अमीर कोई नहीं। वो मुझसे ऊपर जा रही थी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। वही दूसरी तरफ मेरा एक और कसूर है, मैं गांव के जानवरों पर बहुत अत्याचार करता हूँ, जिसके चलते वो सभी जानवरों को गांव से लेकर जा रही है। देखो, जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा नहीं मिलेगी, वो चुड़ैल तुम्हारा और इस गांव का पीछा नहीं छोड़ेगी। आज की रात मैं तुम्हारे गांव में आऊंगा। अघोरी की बात मानकर मुखिया वापस अपने गांव लौट जाता है और रात होते ही अघोरी गांव में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपने मंत्र के उपचार से चुड़ैल को वहां बुलाता है और उसे कहता है, बीते हुए कल मैं बहुत कुछ बुरा हुआ है तेरे साथ, लेकिन अभी तू इन सबको भूल जा। तो इस मुखिया को सजा देने के चक्कर में पूरे गांव को सजा दे रही है। बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ आई थी। एक हादसे में मेरा पूरा परिवार चला गया था। उसके बाद मैं बहुत गरीब हो गई। फिर मुझे यह अनोखी गाय मिली, इसने मुझे जीना सिखाया। अगर मुखिया मुझे मार देता तो ठीक था, लेकिन इसने मेरी गाय को भी मार दिया। अब मैं इसकी मौत से ही अपना बदला लूंगी। किसी को एक बार मारने से उसकी सजा बहुत कम हो जाती है। गांव वालों को मुखिया का सच पता चल गया है। उन्होंने मुखिया के खिलाफ रपट लिखवाई और उसे गिरफ्तार करवा दिया। मुखिया अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। इससे बड़ी सजा उसके लिए कुछ नहीं हो सकती। अघोरी की ये बात सुनकर चुड़ैल को संतुष्टि मिलती है, जिसके बाद वो अपनी भूतिया उड़ने वाली गाय के ऊपर बैठकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। रात का समय था और एक मधु नाम की लड़की अपनी डोली में बैठी हुई थी। उसकी डोली को चारों तरफ से डोली वालों ने उठा रखा था और बारात घर की तरफ जा रही थी। मधु अपनी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन उसके अंदर एक डर था। कुछ ही देर में 12 बज जाएंगे और ये वही जगह है। हे ऊपर वाले, कोई अनहोनी मत होने देना, अब बस सब कुछ तेरे हाथ में है। तभी अचानक से एक डोली वाले का पैर फिसल जाता है, जिसके बाद डोली अचानक से नीचे गिर जाती है और मधु को चोट लग जाती है। ये सब देख मधु का पति विराट घोड़े से नीचे उतरता है और डोली वालों को चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम काम चोरों से एक डोली नहीं उठाई जा रही? शर्म करो, शर्म करो। तुम 4 लोग एक लड़की को नहीं उठा पा रहे हो। अगर अब की बार किसी ने कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह मारूंगा। तभी डोली के अंदर से मधु बाहर निकलती है और विराट से कहती है, अजी आप गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। देखिए समय ज्यादा हो गया है, हमें यहाँ से चलना होगा। मधु की बात सुनकर विराट शांत हो जाता है और बारात को आगे ले चलने लगता है, लेकिन तभी मधु का ध्यान उसके हाथ की तरफ पड़ता है। अरे ये क्या, मेरे हाथ में से वो ताबीज कहाँ खुलकर गिर गई? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो अनर्थ हो गया। तभी मधु अपनी घड़ी में देखती है, जिसमें पूरे 12 बज चुके होते हैं, जिसके बाद वो धीरे धीरे एक बहुत ही भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जो चाहती हूँ वो करके ही रहूंगी। तभी डोली वालों को डोली बहुत भारी लगने लगती है, जिसकी वजह से वो चारों डोली को अपने कंधों से उतार कर नीचे रख देते हैं और विराट से कहते हैं, भाई साहब क्या बताऊं, बहुत भारी लग रही है डोली, इसे उठाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तभी अचानक से डोली के अंदर से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है, जो सबसे कहती है, भारी तो लगेगी ही, क्योंकि इसके अंदर दुल्हन के साथ साथ एक चुड़ैल भी है। लेकिन अफसोस मैंने उस दुल्हन को मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। ये देखकर चुड़ैल एक एक करके उन सबको मारने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल विराट को भी मार देती है और उसके गले में रस्सी बांधकर अपनी डोली से बांध देती है। जितने भी लोगों को उसने मारा था वो मर कर भी जिंदा थे और चुड़ैल की डोली को उठाकर ले जा रहे थे। वो भूतिया लोग चुड़ैल की डोली को जंगल के अंदर एक गुफा में ले जाते हैं, जहाँ चुड़ैल विराट के शरीर को एक बड़े से पत्थर के ऊपर रखकर उसके टुकड़े टुकड़े करके खाने लगती है।
कितना स्वादिष्ट है। ऐसे ही मैं हर एक दूल्हे को मारकर खा जाऊंगी और किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जैसे ही दूल्हे और दुल्हन के माता पिता को दुल्हन और दूल्हे के गायब होने की खबर मिलती है, वो चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाते। हे भगवान, कहाँ गायब हो गई है मेरी बेटी? कोई पता ही नहीं लग रहा। आखिर धरती निगल गई या आसमान खा गया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बेटी की शादी की थी और उसे ताबीज पहनाई थी। उसके बावजूद भी उसके साथ ही ये सब हो गया। अब मैं क्या करूं? शकुंतला का रो रो कर बहुत बुरा हाल था, जिसके बाद शकुंतला का पति राजीव उससे कहता है, हौसला रखो शकुंतला, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। उस चुड़ैल से हम अकेले नहीं निपट सकते, हमें तांत्रिक बाबा की मदद चाहिए होगी। अपनी बेटी को वापस पाने की लालसा में राजीव और शकुंतला एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी पूरी बात बता देते हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक बाबा उन दोनों से कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे गांव चलना होगा, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। शकुंतला और राजीव तांत्रिक बाबा की बात मान लेते हैं और शाम होते होते वो उन्हें अपने गांव ले आते हैं। जैसे ही तांत्रिक बाबा गांव में कदम रखते हैं, उन्हें एक बहुत ही बुरे साये के होने का अनुमान लगता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा अपनी तंत्र विद्या की तैयारी शुरू कर देता है और जैसे ही रात होती है वो एक घेरे में बैठकर मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल वहाँ प्रकट हो जाती है, जिसके बाद तांत्रिक उससे पूछता है, कौन है तू और यहाँ पर क्या कर रही है? क्यों इन गांव वालों को परेशान कर रही है? चली जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे यहाँ से भगाने वाला तू होता कौन है? तू जानता नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ? देख चुड़ैल, सीधी तरह अपना मकसद बता दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तांत्रिक के कई बार बोलने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक भी नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा को गुस्सा आता है और वो अपने मंत्रों के द्वारा भभूति पढ़कर चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल बहुत कमजोर पड़ जाती है और तड़पने लगती है। बता चुड़ैल, अगर अभी भी नहीं बताया तो तेरा इससे भी बुरा हाल कर दूंगा। रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। कुछ समय पहले मैं इस गांव में रहा करती थी और एक दिग्विजय नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। दिग्विजय बहुत अमीर था और गांव की सभी लड़कियां उसके पीछे पागल थीं, लेकिन वो मेरे पीछे पागल था और हम दोनों की शादी भी हो गई थी। मेरी डोली जंगल के रास्ते से जा रही थी, लेकिन तभी दिग्विजय को एक कॉल आया। तुम्हारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया था और उसके मुताबिक तुम्हें वीर सिंह दीवान की लड़की से शादी करनी थी। तुम्हारी शादी की खबर सुनते ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि वो लोग माफिया डॉन हैं और वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता को बचा लो और वापस लौट जाओ। दिग्विजय ने उसी समय मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे छोड़कर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मुझसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने वहीं जंगल में अपनी जान दे दी, जिसके बाद मैं एक बहुत भयानक चुड़ैल बन गई। तब से मैं दूल्हे को मारकर खा जाती हूँ और ऐसा करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। देख चुड़ैल, तेरे साथ जो भी हुआ उसे भूल जा और इस गांव को छोड़कर यहाँ से चली जा। इन मासूम लोगों को मारना बंद कर, इन्होंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये बेकसूर है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मौत का बदला सबसे लूंगी। तांत्रिक चुड़ैल को कई बार समझाता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा को न चाहते हुए भी चुड़ैल को मुक्ति दिलाने के लिए अपना आखिरी मंत्र पढ़ना पड़ता है। जटाटवी गलत जल प्रभा पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमन 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 निवाद निकम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। मंत्र के उपचारों से चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और उसका शरीर अपने आप जलने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। सूसू करने वाली बहू। देर रात के 2 बज रहे थे। मालती आशना के बगल में सो रही थी। तभी गीलेपन के आभास से वो झट से उठकर अपनी बेटी आशना को जगाते हुए बोलती है, अरे ओ मुई, आज फिर तूने बिछौने पर सूसू की बौछार कर दी है। ऐसी भी क्या घनघोर गहरी नींद में सोई थी कि अलार्म की आवाज सुनकर भी सूसू करने नहीं उठी? माफ कर दो माँ, पता ही नहीं चला। बिछौने पर सूसू करने की आदत तो तेरी सालों साल से चली आ रही है। बचकानी से सयानी हो गई, मगर सूसू करने की आदत तो जैसे तेरी साथी बन गई है। 20 साल की आशना को बिस्तर पर सूसू करने की बुरी लत थी।
जिसका मुख्यतः कारण उसका अत्यधिक तनाव था। एक सवेरे की बात है। माँ, खौफ की मारी मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप ही सोचिए कितने एम्बेरस्ड होगी आपकी बेटी जब रिश्ते वाली को पता चलेगा कि जिसे वो बहू बनाना चाहते हैं वो बिस्तर पर सुसु करती है। आशना, ये बचकानी बुद्धि का बोलबाला जीवन भर नहीं चल सकता। बेटी जात को ज्यादा दिन घर पर बैठा कर रखेंगी तो जमाना बात का पतंगड़ बनाएगा और फिर ससुराल जाने और बहू बनने के बाद ये सुसु की बीमारी खुद दूर भाग जाएगी। थोड़ी ही देर में सुधा अपने बेटे प्रभास के संग वहां पधारती है। आइए बहन जी, बिराजिए। बिटिया, मेहमानों का स्वागत सत्कार करो। जी माँ जी। मेहमान नवाजी तो बहुत हो गई बहन जी। आशना मुझे और मेरे बेटे दोनों को पसंद है। मेरी मानिए तो इसी महीने का मुहूर्त निकलवाइए। ठीक है समधन जी, जैसा आपको सही सूझे। महीने भर के भीतर ही आशना की शादी प्रभास से हो जाती है और विदाई की बेला पर मालती कहती है, आशना बेटा, तू ऐसे खौफ खाएगी तो तेरी शातिर सास को शक हो जाएगा। मैंने तेरी श्रृंगार दानी में तेरी दवाइयाँ रख दी हैं। तू बस रात के पहर कोई भी पेय पदार्थ पी कर मत सोना। और हाँ, 12 और 3 बजे के अंतराल में अलार्म लगाकर उठकर सूसू करके सो जाना। समदन जी, अगर माँ बेटी के बीच का बोल बच्चन हो गया हो तो बहुरानी की विदाई कीजिए। बाराती भी बोर हो गए हैं। बस हो गया समदन जी, बेटी को ससुराल की सीख दे रही थी। मालती अपनी बेटी की विदाई कर देती है और यहाँ से शुरू होता है आशना के ससुराल का सफर। शादी के सप्ताह भर तो सब कुछ बेहतर चलता है। आशना प्रत्येक रात को दोपहर उठकर बाथरूम जाती। हमेशा की तरह आज भी उसने रात 3 बजे का अलार्म सेट किया था, लेकिन बदकिस्मती से नींद से मादी आशना के हाथों अलार्म घड़ी टेबल से गिरकर टूट जाती है। तभी 3 बजते आशना बिस्तर पर सूसू कर देती है। अरे, ये अचानक बरसात की फुहार कैसे बरस रही है? मैं तो अपने बिस्तर पर सोया था। उसी पलछिन प्रभास की आंख खुल जाती है और वो आशना के इर्द गिर्द का बिछौना सराबोर देख समझ जाता है कि उसने बिस्तर पर सूसू कर दिया है। वो झटपट से उसे झकझोर कर जगाता है। आशना, आशना, उठो, ये क्या करामात की है तुमने? सारे बिस्तर को सूसू के सैलाब में बदल दिया। ये हैरत अंगेज हरकत तुम्हें शोभा देती है क्या? पति की फटकार सुनकर आशना सहम जाती है। साथ ही उसका सारा शरीर पसीने से सराबोर हो जाता है। प्रभास, पता नहीं ये कैसे हो गया। मैंने घड़ी में अलार्म भी लगाया था, मगर मेरे सूसू करने की खबर सासू माँ को मत देना, वरना मुझे बेहद शर्मसार होना पड़ेगा। आशना की आंखों में भरे आंसू और बोलचाल में बड़ी हिचक देखकर प्रभास उसे सांत्वना देते हुए समझाता है। आशना, शांत हो जाओ। मैंने अपनी सूझबूझ का सहारा लेकर तुम्हें कितनी खरी खोटी सुना दी। हम कल ही डॉक्टर से तुम्हारे बिस्तर पर सूसू करने की बीमारी पर सलाह मशविरा कर लेंगे। अगली सुबह प्रभास आशना को लेकर अस्पताल आता है, जहां डॉक्टर बोलता है, देखिए, जितने भी जांच पड़ताल हुए उससे ये साफ तौर से साझा हो चुका है कि आपकी बेबी को नॉक्टर्नल एर्नोसिस नामक बीमारी है, जिससे ग्रसित वयस्क अक्सर बिस्तर पर सूसू कर देते हैं, जिसका मुख्य कारण महिला वयस्क का अत्यधिक तनाव, असंतुलित खानपान या साधारणतः संक्रमण है। ऐसे में पति होने के नाते आप इनका प्रोत्साहन बनिए, तभी ये तनाव से बाहर निकल सकती हैं। साथ ही इन्हें मीठा, ठंडा, खट्टा फल इत्यादि से दूरी साधनी होगी। डॉक्टर की सलाह के साथ दोनों दंपति घर लौट आते हैं। अब प्रत्येक सप्ताह प्रभास आशना को डॉक्टर के पास लाकर उसका उम्दा तौर से चेकअप कराता। एक सवेरे सुधा उन्हें टोकते हुए कहती है, मैं देख रही हूँ पिछले कुछ सप्ताहों से तुम दोनों मियाँ बीवी कहीं जाते हो। माँ, हम दोनों सिर्फ सैर के लिए बाहर जाते हैं, कोई खास बात नहीं। ये बोलकर प्रभास अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल चला जाता है और सुधा भौहें ऊंची किए दांतों तले उंगली सफाती हुई कहती है, ये सैर सपाटा सप्ताह भर में सिर्फ एक दफा ही क्यों? इन दोनों दंपत्ति के बीच कोई तो खिचड़ी पक रही है। थोड़ी देर बाद रात का घनघोर अंधेरा घिर जाता है। दरवाजे पर खड़ी आशना को देखकर सुधा कहती है, बहू, प्रभास की बाढ़ होने का कोई फायदा नहीं। सांझ को ही उसने फोन पर खबर दी थी कि काम बढ़ने के कारण आज वो देर रात दफ्तर में ही रुकेगा, कल भोर को आएगा। इसीलिए आज हम सास बहू एक बिस्तर पर सोएंगे। ये सुनकर आशना के चेहरे पर चिंता की अनेकों रेखाएं उभर आती हैं। तभी सुधा कहती है, बहू, फ्रिज में मटका कुल्फी रखी होगी, देख मौका भी है और दस्तूर भी।
क्यों ना आज हम दोनों सास बहू मिलकर कुल्फी का लुत्फ उठाएं। मगर माँ जी, अरे बहू, ये अगर मगर की बातों को बिसार कर कुल्फी ला। अपनी सास सुधा की जिद के आगे बेचारी बहू का बस कहाँ चलना था। वो मन में कहती है, डॉक्टर साहब ने सख्त हिदायत दी थी कि रात में सोने से पहले मुझे कोई भी पेय पदार्थ नहीं लेना। इसके पश्चात सास बहू सोने आती हैं, मगर बिस्तर पर सूसू करने के डर से बेचारी बहू बुरी तरह भयातुर होती है। उसकी आंखों से नींद नामक चिड़िया फुर्र हो चुकी थी। देर रात बहू को जागते देख सुधा कहती है, अरे बहू, ये इतनी रात तक तू रात जगे क्यों कर रही है? अरे अब तक तो उल्लू और चमगादड़ की सेना भी सो चुकी होगी, तू भी सो जा। सास के स्वर शब्द सुनकर डरी सहमी बहू सोने का ढोंग करती है, मगर चंद पलों में वो सचमुच में नींद की गहराइयों में गोते लगाने लगती है और एक बार फिर आशना पूरे बिस्तर को सूसू से सराबोर कर देती है। अरे ये जेठ का महीना इतनी जल्दी सावन भादों में कैसे बदल गया? लगता है बाढ़ में बिस्तर बिछौना भी सराबोर हो गया। अचानक सुधा की नींद खुलती है और वो दांत पीसते हुए कहती है, अच्छा, तो ये झरने का झरोका यहाँ से फूट रहा था। बेड़ा गर्क हो इस बेबाक बहू का। अरे जाग, वरना तेरे सुसु के सोतों से सारा घर बार जलमग्न हो जाएगा। सास की आवाज सुनकर आशना उठ खड़ी होती है। तभी दरवाजे का डोरबेल बजता है और प्रभास अंदर आता है। माँ, क्या बात है? आपके चेहरे का हाव भाव इतना हैरतअंगेज क्यों है? अरे बेटा, बदकिस्मती से हमारे नसीब में बिस्तर पर सुसु करने वाली बेशरम बहू बन गई है। अरे सयाने पहाड़ों पर बचकानी बच्चों की नाई बिस्तर पर सुसु करना इसे शोभा देता है क्या? सास के ताने सुनकर आशना बिलख बिलख कर रोने लगती है। माँ, आपकी बेहिसाब बातों से बेचारी आशना कितनी शर्मसार हो रही है। तनाव के चलते उसकी ये बीमारी बढ़ रही थी। मैं उसका भरसक इलाज करवा रहा हूँ। एक सास होकर आप अपनी बहू को व्यंग्यता का पात्र बना रही हैं। इसका मतलब तू इसकी सुसु करने वाली बीमारी से वाकिफ है? हाँ माँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। शादी के कुछ दिन के बाद ही मुझे आशना की सुसु करने वाली बीमारी के बारे में पता चला था। उसके बाद फिर मैंने इसका इलाज भी शुरू करवा दिया है। आशना कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, पर आप इस तरह आशना को शर्मिंदा करना बंद करिए। और आप भी तो एक औरत हैं। अगर आप आशना की जगह होती तो क्या करती? बहू, अपनी इस निर्बुद्धि निराशास को माफ कर दे। मैंने ये सोचा ही नहीं कि इस हैरत अंगेज हरकत से तू खुद भी बेहद शर्मिंदा है। तेरी सास तेरे साथ है बहू। देखना, बहुत जल्दी तेरे बिस्तर पर सुसु करने की बुरी बीमारी खत्म हो जाएगी। शुक्रिया सासू माँ, आपके विश्वास और प्रभास जी के साथ से मैं बिस्तर पर सुसु करने की बीमारी को हरा कर रहूंगी। पति के प्यार और सास के सहयोग से कुछ ही सप्ताह बाद आशना को बिस्तर पर बाथरूम करने की बीमारी से निजात पाकर अपनी सास की आस पर खरी उतरती है। आज आशना आम बहुओं की तरह आदर्श बहू बनकर ससुराल की बागडोर को बखूबी संभाल रही है। 2 जादुई फ्रॉक। बिंदिया को गए सप्ताह हो गया। काजल को संभालना मेरे लिए कठिन होता जा रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी बेटी काजल की मां का फर्ज अदा नहीं कर पा रहा। ऊपर से मेरे कपड़ों का कारोबार भी ठप हो गया है। अब मेरे पास दूजा ब्याह करने के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि इससे काजल को मां मिल जाएगी और मेरे घर को एक गृहिणी। रूपम काजल की परवरिश के लिए मोहना के साथ दूसरी शादी कर लेता है। शादी की रात। मोहना, मैंने यह पुनर्विवाह सिर्फ अपनी बच्ची की परवरिश के लिए किया है। उम्मीद है हम दोनों एक दूसरे की बच्चियों के माता पिता बन पाएंगे। जब आप मेरी अनाथ बच्ची को पिता का नाम दे सकते हैं, तो मैं काजल की माँ क्यों नहीं बन सकती? मैं बतौर अपनी दोनों बेटियों से एक समान प्यार करूंगी। दोनों दंपति अपने सोच को एक दूसरे से साझा करते हुए नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह काजल अपनी सौतेली सुंदर बहन रूपाली के पास आकर कहती है, रूपाली, चलो खेलते हैं। दूर हट मुझसे काली कुरूपा। मुझे छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सुंदरता पर अपनी कुरूपता का कालिक पोतना चाहती है तू? रूपाली, ऐसे बात करती है अपनी बड़ी बहन से? माँ, मैं इस कूड़े कीच को अपनी बड़ी बहन नहीं मानती। ये सिर्फ मेरी सौतेली बहन है। रूपाली रूखे अंदाज में काजल को कड़वे शब्द बोलकर वहां से चली जाती है। उसी रात। माँ, आज मुझे आपके साथ सोना है।
खबरदार जो मेरी माँ के करीब भी आई तो। कोयला खदान कहीं की, तेरी माँ तो मर गई है, ये मेरी माँ है। काजल रोते बिलखते अपने पिता के पास चली जाती है और मोहना रूपाली से कहती है, रूपाली, इतनी आतुरता भली नहीं बिटिया। वो काली कमली मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती, मगर ये घर उसके पिता का है। अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों माँ बेटी उस काली कोड़न से बैर रखते हैं तो हमारा दाना पानी उड़ जाएगा। अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझे उस कोयला खदान से स्नेह का स्वांग रचना पड़ता है। इस तरह समय सप्ताहों के चरण में बदलते जाते हैं। एक सांझ घर लौटते वक्त दुर्भाग्यवश रूपम की दुर्घटना में जान चली जाती है, जिसके साथ सौतेली माँ बेटी का सताव शुरू होता है। अरे ओ काली कमली, पूरा घर फैला हुआ है और तू मजे से पलंग पर पसरी है। काम क्या तेरा मरा हुआ बाप करेगा? माँ, आप रूपाली की जैसे रूखे अंदाज में क्यों बात कर रही हैं? बंद करिए बचकानी बकैतियाँ, चलकर बर्तन चौका कर। अब तक सिर्फ तूने मोहना की ममता देखी है, गुस्सा नहीं। सौतेली माँ के खौफनाक स्वर शब्द से सहमी हुई काजल कामकाज करने लगती है। सुनो काली कुरूपा, कल से तू अपने पिता के कपड़ों के ठेले को लेकर कमाई करेगी, वरना तुझको घर से बाहर का रास्ता दिखाते मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। घर से बेघर होने की सोच से काजल अगले दिन से कपड़ों का ठेला लिए बाजार की ओर बढ़ने लगती है। सुंदर सुंदर फ्रॉक ले लो, आओ आओ बच्चों आओ, काकी कपड़े ले लो। कुछ देरी के बाद सवेरे से सांझ हो गई, अंधेरा भी घिरने वाला है, मगर अब तक एक भी कपड़ा नहीं बिका। ये कहते हुए काजल अपना ठेला बढ़ाने लगती है। तभी आसमान से घायल परिंदा उसके ठेले पर आ गिरता है। अरे ये परिंदा तो घनघोर घायल है, क्या करूं? काजल पेड़ के पास पड़े घड़े से परिंदे को पानी पिलाकर जैसे ही उसे सहलाती है, एक तेजोमय प्रकाशन के संग परिंदा एक जादुई परी में बदल जाता है। सर पर ताज, हाथों में सुनहरी छड़ी, ये तो एक परी का पहरावा है। तुमने सही पहचाना, मैं परी रानी हूँ, इसीलिए कि तुम मेरे प्राण की रक्षक ठहरे हो। कहो, मैं ये आभार कैसे उतार सकती हूँ? परी रानी, अगर आप सचमुच में मेरी मदद करना चाहते हो तो सिर्फ मेरी काली काया को सुंदर कर दो, ताकि मेरी सौतेली माँ और बहन मुझसे घृणा ना करें। परी रानी जादुई छड़ी घुमाकर 2 फ्रॉक, जिनमें से एक का रंग सुनहरा और दूजे का रंग लाल होता है, चकाचौंध होते हैं। उस फ्रॉक के इर्द गिर्द जड़े गोटे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। ये फ्रॉक कितना सुंदर है, इसकी सुंदरता तो अब मेरी आंखों में ही नहीं समा रही। काजल, ये दोनों कोई साधारण फ्रॉक नहीं, बल्कि जादुई इच्छा पूर्ति फ्रॉक है। सुनहरी फ्रॉक तुम्हें सोने की मोहर, मूल्य से लेकर खान पान सब कुछ मुहैया कराएगी, और ये लाल फ्रॉक को जैसे तुम अपने तन पर पहनोगी, तुम्हारा चेहरा चांद सा चमकेगा। दोनों जादुई फ्रॉक का पुख्ता प्रमाण बताकर परी वहाँ से ओझल हो जाती है कि काजल कहती है, सूरज ढल चुका है, थोड़ी ही देर में सारा गांव अंधेरे से सराबोर हो जाएगा। ए परी रानी के जादुई सुनहरे फ्रॉक, इसी पल छिन्न मुझे पैसे दो। काजल के इतना कहते ही साधारण फ्रॉक सुनहरे रोशनी से प्रकाशमान होकर जादुई सुनहरी फ्रॉक में परिवर्तित होकर अपने भीतर से पैसे की बौछार करती है। अब इन पैसों की बलबूते मेरी सौतेली माँ मुझे नहीं सताएगी। काजल अपने कपड़ों के ठेले के साथ घर की ओर अग्रसर हो जाती है। ये लो माँ, आज के कपड़ों की कुल कमाई। आधी रात काजल लाल जादुई फ्रॉक को जैसे ही पहनती है, एक चकाचौंध चमकीली चमक उसे सर से पांव तक सराबोर करती है, और जैसे ही काजल आईने में अपना अक्स देखती है तो कहती है, ये तो कमाल हो गया, इस जादुई लाल फ्रॉक ने तो मेरी काया पलट ही कर दी। कहीं ये मेरा सपना तो नहीं? क्या सचमुच मेरी बदसूरती खूबसूरती में कायम हो चुकी है? तुम्हारा शुक्रिया जादुई लाल फ्रॉक। काजल अपने सुंदर दूधिया चेहरे को देख फूले नहीं समाती। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, माँ ने मात्र मुझे एक रोटी को ही खाने को दिया। ए मेरी जादुई सुनहरी फ्रॉक, इसी पल मुझ भूखी की भूख का प्रबंधन करो। इतने में साधारण फ्रॉक उमड़ते घुमड़ते हुए हवा के बीचों बीच टंग जाता है और अपने भीतर से स्वादिष्ट व्यंजन की बौछार करता है। अरे वाह, मेरी सुनहरी जादुई फ्रॉक, तुमने तो खाने का खजाना ही लगा दिया। पिताजी के जाने के बाद मुझे भरपेट खाना आज भी नसीब न हुआ, मगर आज मैं दिल खोल कर खाऊंगी।
भूखी नजरों से ताकते हुए काजल सारा खाना चट कर जाती है और कहती है, ए मेरे जादुई दोनों फ्रॉक, मेरी गरीब कुमटी को महल में बदल दो। इतने में सुनहरे जादुई फ्रॉक काजल के कमरे को सोने के सांचे में ढले महलनुमा कमरे में तब्दील कर देता है, जिसके बाद काजल अपने जादुई लाल फ्रॉक को पहने चैन से सो जाती है। अगली सुबह, ए मेरी जादुई सुनहरी फ्रॉक, मुझे अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना है, मेरी सहायता करो। जादुई सुनहरे फ्रॉक से सैकड़ों सोने के सिक्के काजल की झोली में आते हैं। बिना वक्त गवाए मुझे इनका सौदा करने सुनार के पास जाना होगा, मगर उससे पहले इस लाल फ्रॉक को चेंज कर लेती हूँ ताकि बाहर जाकर इसकी चमक कम ना हो जाए। काजल जादुई लाल चमकीली फ्रॉक से साधारण फ्रॉक की मांग कर उसे पहनकर बाहर चली जाती है। ये सारी वारदात उसकी सौतेली माँ और बहन देख लेते हैं। माँ, वो चली गई, चलो। रूपाली भीतर आकर लाल चमकीले फ्रॉक को पहनकर बोलती है, ए जादुई लाल चमकीली फ्रॉक, जल्दी से मेरा चेहरा उस काजल से भी सुंदर कर दो। रूपाली के स्वार्थी शब्द सुनकर जादुई फ्रॉक उसके चेहरे को काला कर देती है। तभी काजल वहाँ आ जाती है। क्या हुआ रूपाली, तुम्हारा रूप सुंदर होने की जगह कुम्हलाकर काला क्यों पड़ गया? काजल, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे जितना सुंदर चेहरा पाने की चाहत में मैंने इस लाल चमकीले फ्रॉक को पहन लिया। मुझे ये भद्दा रूप गवारा नहीं है। कुछ करो, मुझे मेरी पुरानी पहचान ही लौटा दो। ए मेरी जादुई लाल चमकीले फ्रॉक, रूपाली को उसका पुराना प्रारूप लौटा दो। इतने में लाल चमकीले फ्रॉक से चकाचौंध रोशनी रूपाली के रूप को सर से पांव तक जैसे ही सराबोर करती है, उसका सुंदर रूप लौट आता है। काजल, मैंने तुम्हारी भांति सुंदर बनने के स्वार्थ में आकर तुम्हारे जादुई फ्रॉक का इस्तेमाल किया, माफ कर दो मुझे। क्यों रूपाली, काला रूप तुम्हें चंद पल भी गवारा न हुआ? तुम दोनों माँ बेटी जब मुझे मेरे चेहरे को लेकर ताने मारती थी तो मेरा दिल भी यूं ही तार तार हो जाता था। काजल की कड़वी बातों से स्वार्थी सौतेली माँ बेटी का सिर नीचे झुक जाता है, जिसके बाद वह अपने बुरे रवैया में सुधार ले आती है और काजल का जीवन जादुई फ्रॉक की बदौलत फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है।